हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में बात करना शुरू किया था। मैंने आपको उसका जो बेसिक आरसी नेटवर्क है उसके बारे में बताया था और ये बताया था कि किस तरीके से एक आरसी नेटवर्क अलग अलग तरीके से सिग्नल्स को फिल्टर करता है। कहने का मतलब ये कि लो फ्रीक्वेंसी जब होगी सिग्नल की तो कैसे बिहेव करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो कैसे बिहेव करेगा। और हमने साथ ही साथ बात की थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। अपनी इस बातचीत को हम अपने इस वीडियो में जारी रखते हैं। दोस्तों, इन डिटेल देखते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर को। दोस्तों, वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो होता है, इसका इजाद, इसका जो इन्वेंशन है वो मैक्स वेन नाम के एक वैज्ञानिक ने, इंजीनियर ने किया था, आप ये कह सकते हैं। ये मैक्स वेन जो थे, इन्होंने ये देखा कि अगर कुछ खास तरीके से हम आरसी नेटवर्क्स को कंबाइन करें आपस में तो हमें एक ऑसिलेटर मिल सकता है, यानी एक ऐसा सर्किट जो साइन वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये आरसी नेटवर्क के ऊपर बेस्ड सर्किट है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्योंकि जब पिछले वीडियो में हमने आरसी नेटवर्क की बात की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि ये नेटवर्क यूज होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर में। और ये है दोस्तों वेन ब्रिज ऑसिलेटर का बेसिक सर्किट स्ट्रक्चर। इसमें बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, यहां पर मैंने थोड़ा डायग्राम की शेप चेंज कर दी है, बट है ये वही कनेक्शन। हमने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया, जैसा इन दोनों को किया हुआ है। फिर इनके बाद हमने एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसा यहां किया हुआ है। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। पहले आप इस फेज की तरफ ध्यान दीजिए अपना। ये बन गया इसका आरसी नेटवर्क। अब दोस्तों, ये जो आरसी नेटवर्क बना यहां पर, ये क्या बना? एक सीरीज का कनेक्शन, एक पैरेलल का कनेक्शन और फिर उन दोनों का आपस का कनेक्शन। अब तक हमने ये समझा। यही फिर हमने आगे इनपुट दिया। यहां हमने यूज किया है एम्पलीफायर, जो है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे आप इसके सिंबल पर नजर डालें। एक नॉन इन्वर्टिंग जो प्लस साइन से होता है इनपुट, और एक इन्वर्टिंग इनपुट जो कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा दोस्तों? एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं एक अलग इंक से आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने इनपुट तो दे दिया। इस पे इनपुट हमने दिया है इस आरसी नेटवर्क के थ्रू इसके नॉन इन्वर्टिंग एंड को। जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वहां पर हमने ये इनपुट दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है, जो माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है, वो भी हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आती है मेन बात, क्योंकि जब भी हमने ऑसिलेटर सर्किट्स की बात की दोस्तों, हमने हमेशा देखा एक एम्पलीफायर और साथ ही साथ एक फीडबैक नेटवर्क। वो फीडबैक नेटवर्क इस केस में यहां से लिया गया, इस पॉइंट से। ये हम ले रहे हैं आउटपुट, यहां से ये इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट है। आउटपुट का कुछ पोर्शन उठाकर हमने वापस इस आरसी नेटवर्क के थ्रू नॉन इन्वर्टिंग एंड, यानी कि प्लस साइन में यहां इनपुट करवा दिया। यानी ये सर्किट बना इसका फीडबैक नेटवर्क, ये जो इतना आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ यही फीडबैक नहीं दिया, बल्कि उसी पॉइंट से एक और कनेक्शन उठाकर इस रेजिस्टर के थ्रू, R1 जो रेजिस्टर, इसके थ्रू हमने इन्वर्टिंग एंड पे भी दिया। लेकिन इन्वर्टिंग एंड पे दे रहे हैं, यानी ये क्या बना दोस्तों? ये बना नेगेटिव फीडबैक। यानी इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक यानी वो फीडबैक, आउटपुट का वो हिस्सा जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाता है। आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की बात की थी। यानी इस केस में हम पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं और नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हैं। उसके बाद यहां पर हमने ले लिया आउटपुट। ये क्यों दे रहे हैं हम और इनसे क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे। अभी आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर जानिए। यह है एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का। ऑसिलेशंस हमें प्रोड्यूस करनी हो दोस्तों, तो हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक। ये बात आप जानते हैं। यानी इस सर्किट में जो पार्ट, जो हिस्सा ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है या रिस्पॉन्सिबल है, वो है ये वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है। क्यों है पॉजिटिव फीडबैक? क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एंड से कनेक्टेड है। यानी इस हिस्से से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। ये है काम इस केस में पॉजिटिव फीडबैक का। नेगेटिव फीडबैक आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको जब भी बताया था नेगेटिव फीडबैक के बारे में, हमने जब बात की थी, मैंने आपको यह बताया था कि इससे हम, क्योंकि वोल्टेज गेन हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको याद होगा कि हमने बात जब की थी स्टेबिलिटी की, कि अगर आउटपुट में कोई खराबी आ जाए, जो फायदा होता है नेगेटिव फीडबैक का, अगर आउटपुट डिस्टॉर्टेड हो
तो हम नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि वो आउट ऑफ फेज है, आउटपुट जो है वो आउट ऑफ फेज है विद द इनपुट। यानी अगर ये इनपुट था तो सपोज कीजिए आउटपुट कुछ ऐसा होगा, अलग अलग फेज, एक पर्टिकुलर एंगल होगा इन दोनों के बीच में, अलग होगा। उससे क्या फायदा होता है कि अगर आउटपुट कुछ डिस्टॉर्टेड है तो वो कमी पूरी कर देगा इनपुट, यानी सर्किट स्टेबल बन पाएगा। ये काम है यहां पर नेगेटिव फीडबैक का। यानी यूं कहे, इस केस में एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर में नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इस सर्किट के वोल्टेज गेन, जिसे हम AV से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कंट्रोल कर सके, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी मेजरमेंट को कंट्रोल कर सके। वो काम है यहां पर नेगेटिव फीडबैक का। ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, क्योंकि वो हिस्सा जो आउट ऑफ फेज है वो तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना, वो उतना कम हो जाएगा इनपुट में से। और हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। पॉजिटिव फीडबैक इसीलिए दिया गया है तो ये बेसिकली ऑसिलेटर सर्किट, लेकिन साथ ही साथ हमें इसमें वोल्टेज गेन भी कंट्रोल करना है ताकि स्टेबिलिटी हो पाए। ये था इन दोनों का पर्पस, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। अब दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए जानना, कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी FR यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, विच इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की वैल्यू। इस फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों होता क्या है, इसे क्यों कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस बारे में थोड़ा इन डिटेल जान लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आप अपना ध्यान दीजिए इस सेकंड डायग्राम पे। इसको मैं थोड़ा यहां पर रब कर रहा हूं ताकि आप इन डिटेल इस पर फोकस कर सके। ये एक साइन वेव है दोस्तों, क्योंकि एक ऑसिलेटर सर्किट जो ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ये प्रोड्यूस ही करता है साइन वेव्स। ठीक, ये बात आप यहां से समझ सकते हैं। अब ये ग्राफ अगर हम बना दें, इस ग्राफ को देखिएगा, मैं इसको फिगर A नाम दे देता हूं, इसको फिगर B। फिगर A पर गौर कीजिए। फिगर A पर दोस्तों वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये कर्व है। यानी ये दिखाया गया है कि इस सर्किट में जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं वैसे वैसे वोल्टेज गेन के साथ क्या होता है, उसका बदलाव कैसा होता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जब ये लो फ्रीक्वेंसी है, आप जानते हैं दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इस सीरीज, जैसे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इस सीरीज कनेक्शन का जो कैपेसिटर है जहां से इनपुट हम दे रहे हैं, वो क्या करेगा, वो उसे पास ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब इतनी ज्यादा कम होगी तो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। यानी जब ये लो फ्रीक्वेंसी पर है तो वोल्टेज गेन कुछ भी ना के बराबर। इस पॉइंट पर देखिए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये F यहां रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वोल्टेज गेन भी बढ़ता जा रहा है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इस फ्रीक्वेंसी पर जिसे FR कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज गेन हमें मिल पाता है। ये हम इस डायग्राम से देख रहे हैं। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर वोल्टेज गेन जो हमें चाहिए, कितनी डिग्री सिग्नल का वोल्टेज लेवल बढ़ा, वो मैक्सिमम हमें चाहिए, क्योंकि हम एक एम्पलीफायर का इस्तेमाल करें और एम्पलीफिकेशन होगी तो गेन होगा, कुछ डिग्री तो बढ़ेगा ना सिग्नल। वो कितना डिग्री बढ़ेगा, वो मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और इसी फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, इसी फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इस नेटवर्क में, इनपुट नेटवर्क में जहां पर भी हमने R और C यूज किए हैं, उस केस में कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को रोकने की क्षमता, बराबर हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यानी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पॉइंट पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाती है सर्किट की रेजिस्टेंस के। जब ऐसा होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी की बात थी, अगर सपोज कीजिए लो फ्रीक्वेंसी पर क्या था, आउटपुट और इनपुट। अगर मैं आउटपुट को ब्लैक से मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, अब अगर मैं इस दूसरी इंक से इनपुट को रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज कीजिए ये आउटपुट है, मैं कहता हूं ये है इनपुट। इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस होगी। अब जब ये फेज डिफरेंस होगी, ये पॉजिटिव फेज डिफरेंस होगी। ये देखिए अब आप फिगर बी की तरफ गौर कीजिए। लो फ्रीक्वेंसी, यानी ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं FR, इस बीच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले क्या हो रहा था, जब लो फ्रीक्वेंसी थी, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये दिखाती है लो फ्रीक्वेंसी को। जब फ्रीक्वेंसी लो थी, क्यों है लो, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, अब तक आई नहीं है वो पॉइंट। लो फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों क्या होगा, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये फेज शिफ्ट
अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें कि फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट का के बीच का है, तो यहां पर फेज शिफ्ट का मतलब आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल का फेज कितना अलग था एक दूसरे से, वो वैल्यू पॉजिटिव थी। यानी इस केस में अगर इनपुट ऐसा है सपोज कीजिए, तो आउटपुट कुछ ऐसा होगा। यानी कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से इतनी वैल्यू से आउटपुट लीड करेगा इनपुट को। यानी इनपुट अभी पूरा हुआ भी नहीं होगा और आउटपुट चल पड़ा होगा, एक डिफरेंस होगी, वो डिफरेंस पॉजिटिव होगी। इसे कहा जाता है लीडिंग फेज शिफ्ट। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट हो गई, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। क्या होगा कि ये फेज एंगल अब नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर इस दिशा में, इस लाइन से ऊपर वाली जो ग्राफ है ये पॉजिटिव है, ये साइड, नीचे वाला साइड है नेगेटिव। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे जब फ्रीक्वेंसी चली, जब हायर फ्रीक्वेंसीज पर हम चलते रहे, तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो फेज एंगल है वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी इस केस में आउटपुट लैग करेगा बिहाइंड द इनपुट। लैग करने का मतलब है पीछे रहना। यानी इस केस में अगर हमने देखा, सपोज कीजिए ये आउटपुट है ये वाला और ये इनपुट है ये वाला। यानी इनपुट पहले आउटपुट चल रहा है, उसके कुछ देर बाद इनपुट हमें मिलेगा। ये होगा कब, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे दोस्तों ये फेज शिफ्ट नेगेटिव होगा, यानी आउटपुट लैग करेगा। यानी इनपुट जब ऐसा होगा, आउटपुट ऐसा होगा। यानी पहले केस में इनपुट आगे था, आउटपुट आगे था, इनपुट पीछे। इस केस में आउटपुट पीछे होगा, ये है आउटपुट, ये है इनपुट। बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। पहले केस में इनपुट पहले, आउटपुट बाद में। दूसरे केस में इनपुट बाद में, आउटपुट पहले। लो फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट पहले आ रहा था, हाई फ्रीक्वेंसी पर इनपुट पहले आ रहा। हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा मकसद है दोस्तों, हमें चाहिए सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। लेकिन कैसे कि ये इनपुट अगर इस फेज पर है, आउटपुट एम्पलीफाई तो होगा लेकिन वो भी इसी फेज पर होना चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होनी चाहिए, वो होती है इस पॉइंट पर। ये आया पॉजिटिव फेज शिफ्ट, बिल्कुल गिरता रहा, ये हो गया जीरो। यानी जिस केस में कोई फेज शिफ्ट, कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, उसके बाद नेगेटिव। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की एक और डेफिनेशन है कि जिस केस में हम ये कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स इज जीरो, कोई फेज डिफरेंस नहीं है इनपुट और आउटपुट में, उसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसका बैकबोन है, ये हार्ट ऑफ द सर्किट है, इस वेन ब्रिज ऑसिलेटर का ये दिल है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है जिस पर ऑसिलेशंस हमें जैसी चाहिए वैसी मिलेंगी। इसका ऑपरेशन, ये बात थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की। और यहां हमने बात की दोस्तों फेज शिफ्ट की। इस डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाया फेज शिफ्ट कैसे होता है, किस पॉइंट पर आकर, जब फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज की डिफरेंस ही ना रहे, वही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/2 पाई RC। यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है दोस्तों, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का सर्किट। इसका जो वोल्टेज गेन है वो हमेशा दोस्तों 3 के बराबर या 3 से ज्यादा होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इस फिगर पर आप दोबारा आइए, मैं कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए इसको मिटा देता हूं, आप फोकस कीजिए अब इस पर। फेज शिफ्ट की बात हम कर चुके हैं दोस्तों। इस केस में हमने देखा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज गेन मिलता है, ये बात हमने अभी की। लेकिन ये जो वी आउट है, ये आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिली है, कितनी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों, ये बराबर होती है इनपुट वोल्टेज के 1/3 हिस्से के बराबर। ये चीज और इसके डिजाइन, इसका जो सर्किट डिजाइन है बेसिकली वो है ही इस तरह का कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर अभी ऑसिलेट कर रहा है, उस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगा, अभी हम एम्पलीफायर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कितना होगा दोस्तों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जिस पर ये काम करेगा, यानी जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो बराबर होगा इनपुट वोल्टेज के 1/3 हिस्से के। लेकिन हमें सर्किट को एम्पलीफाई भी तो करवाना है, इसी वजह से इसका जो गेन है, यानी कितने गुना बढ़ाएगा उसे, वो कम से कम 3 तो होना चाहिए। क्योंकि अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से 1/3 हिस्से पर है, तो यह कहा जा सकता है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से 3 गुना कम है, अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना कम है। तो ये वोल्टेज
गेन जो है दोस्तों, अगर ये 3 से कम हुआ तो हमारा जो सिग्नल हमने इनपुट दिया वो तो एम्पलीफाई हुआ ही नहीं, वो तो ऑसिलेशंस भी बेसिक प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो सर्किट है इसका वोल्टेज गेन, एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर का वोल्टेज गेन या तो बराबर हो 3 के ताकि कॉम्पनसेट हो जाए, ऑसिलेशन जो मिल रही सस्टेन्ड रहे, या तो फिर ज्यादा होना चाहिए 3 से। बाकी सर्किट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने इनपुट दिया यहां पर, इसने पहले एम्पलीफाई किया, ये है पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क जैसा मैंने बताया, और इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ही हमें मिलती है ऑसिलेशंस। ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये वोल्टेज गेन को कंट्रोल करता है और सर्किट में स्टेबिलिटी देता है, इंपार्ट करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी वेन ब्रिज ऑसिलेटर की। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटर के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वेन ब्रिज ऑसिलेटर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी दुविधा है आपके मन में, कोई डाउट है कोई आपके मन में, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।